हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर है बेटा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें 3 खंड हैं आपके पास, क, ख और ग। जो खंड क है ये होगा आपका अपठित गद्यांश पे, और इसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, पहले 2 के 20 सब क्वेश्चंस होंगे, और आपने करने हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस। ठीक है, सो आपने करने हैं 10 क्वेश्चंस। तो क्या ऐसा है कि 20 में से सीधा आपने 10 करने हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो भी अपठित गद्यांश आप चुनते हैं, मतलब प्रश्न 1 में से 2 में से जो भी आप एक चुनते हैं, उसके आपने 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका मतलब सिंपल बात यह है कि अगर प्रश्न नंबर 1 है तो उसके 5 क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर 2 के भी 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। हाँ, प्रश्न 1 में भी 10 आएंगे, प्रश्न 2 में भी 10 आएंगे। कैसे आएंगे वो 10? आपके पास चॉइस दी जाएगी। जो गद्यांश आप चुनते हैं उस गद्यांश में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो टोटल आपने 10 मार्क्स जो है वो खंड क में से सिक्योर करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। अब अगर खंड ख की बात करें, वहां पे 4 प्रश्न आएंगे जिसमें 21 सब क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 16 का आंसर करना है। ठीक है, तो 10 + 16 हम कहां पे पहुंच गए? हम पहुंच गए 26 पे। और खंड ख जो है उसमें 3 प्रश्न आएंगे। 14 में से आपको कितने करने हैं? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने 14 के 14 क्वेश्चंस जो हैं, वो जो पार्ट्स हैं आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास 14 नंबर यहां से आए, मतलब 10 + 16 26 + 14, 26 + 14 इज 40। तो आपका इस तरीके से बनेगा 10, 16 एंड 14 की आपकी रेशो खंड क, ख और ग में है। 20 में से 10 क्वेश्चन, 21 में से 16 क्वेश्चन, और इसमें 14 के 14 कंपलसरी। अब ये 21 में से 16 भी जो है, ऐसा नहीं है कि कुल 21 में से कोई भी 16 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो 4 प्रश्न है, किसी में अगर समझिए 5 ऑप्शंस हैं तो उस 5 में से आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 4 आपके 16 क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपके पास वहां पे चॉइसेस दी गई हैं। तो चलिए, अच्छा ऐसा है, अगर हम अपठित गद्यांश से शुरू करेंगे तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना बने, और इजी चीज से शुरू करें। पहले हम खंड ख और ग करते हैं और उसके बाद हम खंड क पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा खंड ख कहाँ पे है, वहां से हम शुरू करते हैं। खंड ख जो है वो आपका व्यवहारिक व्याकरण के ऊपर बेस्ड पार्ट है। देखिए, निम्न 5 भागों में से किन्हीं 4, यही चीज मैं आपको कह रही थी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि जैसे 5 में से आपने 4 करने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, प्रश्न नंबर 3 के। तो इस तरह आपको 21 में से टोटल 16 करने होंगे, पर चॉइस क्वेश्चन वाइज आपके पास आएगी। एकाध चॉइस आप कह सकते हैं कि पर क्वेश्चन आपको मिलेगी। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छांटिए। तो पहली बात तो पदबंध क्या था? हम एक पर्टिकुलर फ्रेज को पदबंध कहते थे, वाक्य के एक पर्टिकुलर फ्रेज को। ठीक है, शब्दों के समूह को हमने पदबंध कहा था। अब संज्ञा पदबंध कौन सी है हमारी? संज्ञा पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर दे। तो कौन एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर रहा है? फ्रेज तंतारा की तलवार। कौन सी तलवार? एक स्पेसिफाई कैसे हो पा रही है वो तलवार? तंतारा की तलवार। तलवार एक, तंतारा की तलवार, रहस्य थी, विलक्षण रहस्य। तंतारा की तलवार संज्ञा पदबंध है क्योंकि वो संज्ञा का काम कर रही है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। रेखांकित पदबंध का प्रकार है। अब रेखांकित क्या है? इधर उधर। सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध। अब देखिए, इधर उधर क्या है? फड़फड़ाना क्या है? फड़फड़ाना जो है एक क्रिया है, और वो क्रिया किस तरीके से की जा रही है? वे इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। तो जब हमने एक क्रिया की और उसकी विशेषता बताई, तो वो जो फ्रेज है, ये पर्टिकुलर जो अंडरलाइंड फ्रेज आपका है, ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता बताने वाला फ्रेज है, इसलिए ये है एक क्रिया विशेषण पदबंध। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। आपका अंडरलाइन फ्रेज है कर दिया है, तो ये पदबंध है
विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। कोई भी काम को करना क्या होता है? क्रिया होती है। तो ये कौन सा पदबंध है? ये एक क्रिया पदबंध है। तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र टहलने निकल पड़ा। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। टहलने निकल पड़ा जो है ये एक क्रिया है। और कब निकला वो टहलने के लिए? क्या खासियत थी उस टाइम की? खासियत थी कि परिश्रम के बाद, इसलिए ये कौन सा पदबंध है? ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। तो कैसा व्यक्ति था? नेक और मददगार। संज्ञा कौन सी है? तंतारा। संज्ञा की खासियत क्या है कि वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक विशेषण पदबंध है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण पदबंध है। जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण पदबंध कहलाता है। इसलिए नेक और मददगार जो है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है और इसलिए वह विशेषण पदबंध है। ठीक है बेटा। तो पदबंध के ऊपर आपको उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देंगे। चलिए अब उन्होंने क्या कहा? निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4। तो इसमें भी वही है कि प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें से भी आपको कुल जो है 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बड़े भाई साहब ने उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। तो बड़े भाई साहब ने उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, मतलब हमने क्या किया कि बड़े भाई साहब जो है वो ने उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब। तो हमने ये पढ़ा था कि जब जहां पे आ जाए या उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। तो हम क्या कह रहे हैं? किस उम्र में पढ़ना शुरू किया था? तो किस उम्र में पढ़ना शुरू किया था मतलब आगे हम कुछ और बताएंगे कि कब पढ़ना शुरू किया था। तो पहला वाक्य जो है वो अधूरा वाक्य है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सेकंड वाक्य से मिलेगी। ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य बनेगा? ये एक मिश्रित वाक्य बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो है वो एक इनकम्प्लीट पार्ट है, इसलिए ये वाक्य कौन सा वाक्य है? ये एक मिश्रित वाक्य है। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य होगा। वामीरो कुछ सचेत हुई और, अब और आने की वजह से ये वाक्य कौन सा वाक्य हो गया? ये एक संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि हमें इसमें और का संयोजक हमने यूज किया। अब हमें करना क्या है? इसको सरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे होगा? जैसे ही वामीरो सचेत हुई, तो जब हम जैसे ही का यूज करेंगे तो ये एक मिश्रित वाक्य बन जाएगा। वामीरो कुछ सचेत हुई और संयुक्त वाक्य हो गया। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी, ये सरल वाक्य है। सचेत वामीरो हुई तथा, अरे ये तो क्वेश्चन वो गलत बन रहा है, वाक्य ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। मेरे और भाई साहब के बीच का अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया था। हाँ, तो ये ठीक है, सरल वाक्य है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये भी सरल है। जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से, ये तो हम बिल्कुल क्लियर हैं बच्चे कि जब से और तब से जहां पे भी आ रहा है, जबकि आ रहा है, ये सब हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ग। जब से माताजी ने अपने हाथ में लिया है, ये एक मिश्र वाक्य है। मेरे रहते तुम बेराह न चल पाओगे, ये भी एक सिंपल सरल वाक्य है। सूर्य निकला और प्रकाश हो गया, तो ये क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। रूपांतरित करके वाक्य का सरल रूप होगा जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही। जैसे ही और वैसे ही आते ही ये कौन सा बन जाएगा? मिश्रित। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। जब सूर्य निकलता है तब प्रकाश होता है, तो ये जब तब वाला जो है ये भी मिश्रित है। सूर्य निकला अतएव प्रकाश, और वाला संयुक्त हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल क्लियर ही आ रहा है, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। एक जमाना था कि, कैसा था वो आप आगे बताने जा रहे हैं ना। तो जब आपका पहला पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट है और दूसरा पार्ट उसको कंप्लीट बना रहा है कि कैसा जमाना था जब लोग 8वीं पास करके ही नायब तहसीलदार हो जाते थे। मतलब ये वाक्य कौन सा वाक्य है? यह एक मिश्रित वाक्य है। कोई प्रॉब्लम किसी को?
ठीक है, तो ये आपके जो वाक्य रूपांतरण पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से आपको जो बेस्ट 4 आते थे आपने वो अटेम्प्ट कर लिए। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 को मिलाकर आप 8 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। आपने ख भाग में से 16 नंबर लेने हैं। तो चलिए, इसका मतलब अगला क्वेश्चन देखना है हमें। निम्नलिखित 6 भागों में से, क्योंकि टोटल कितने थे, 21 थे, मतलब 5 की चॉइस थी, तो चारों में एक एक की चॉइस होती हमारे पास, तो डेफिनेटली हमारे 20 क्वेश्चंस होने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6 भाग में से हमें 4 प्रश्न करने हैं, तो हमारे पास 2 की चॉइस आ रही है यहाँ पे। गुरु दक्षिणा शब्द के लिए के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा, तो ये कौन सी दक्षिणा होती है? आप किसी से शिक्षा लेते हैं तो आप उनके लिए कुछ दक्षिणा लेकर जाते हैं, है ना, आप उनको थैंक्स करते हैं, वो दक्षिणा उनको हम देते हैं, उनके लिए हम दक्षिणा लेकर जाते हैं। तो देखें, गुरु से दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा गलत है। गुरु का दक्षिणा बिल्कुल गलत है। गुरु की दक्षिणा, ये भी गलत है। गुरु के लिए दक्षिणा, जो हम उनके लिए देकर जाते हैं फॉर थैंकिंग देम कि आपने हमें शिक्षा दी। तो गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास है, क्योंकि के लिए का हमने प्रयोग किया है। यथा समय किस समास का? देखिए, ये तो हम अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। यथा वर्ड जो है ये अव्यय वर्ड है। जैसे ही हमें ये वर्ड नजर आया, हमारा समास हो गया अव्ययी भाव समास। अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। मतलब 8 अध्यायों की बात हम कर रहे हैं। 8 अध्यायों का समाहार, 8 हैं जो अध्याय, अष्ट और अध्याय, अष्ट के अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार। और क्योंकि जो पहले में संख्या आ गई तो इसलिए समास हो गया द्विगु समास। आशा को लांग कर गया हुआ, आशा को लांग कर गया हुआ जो है उसका समस्त पद क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आशातीत। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आशातीत। आशा को लांग कर गया हुआ, आशातीत। सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। सद है जो जन, सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत के समान जन। सज्जन होता है, सत है जो जन, जो व्यक्ति सत है उसका हमने समस्त पद बनाया सज्जन। ठीक है। बकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। बकायदा, कायदे के अनुसार, कायदे के बिना, कायदे ही कायदे, कायदे के द्वारा कृत। बकायदा होता है कि बकायदा आप ये काम करेंगे, मतलब आप ये काम कैसे करेंगे? आप ये काम कार्य के अनुसार करेंगे। और जहाँ पे भी अनुसार आ गया, यहाँ हमारा अव्यय यूज जहाँ पे भी हो रहा है वो हमारे अव्ययी भाव समास हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें से आपको 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। अंधे, ये मुहावरों पर है, ठीक है। तो पहला हमारा किस पे आया था? इसमें पहला हमारा जो प्रश्न था वो था पदबंध पे, दूसरा था वाक्य रूपांतरण पे, तीसरा था समास पर, ठीक है। अब चौथा हमारा जो है वो आ रहा है मुहावरों पर। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब उसकी, हमने ये अपने वीडियोस में भी किया था अगर आपको ध्यान हो, कि अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब जो उसकी पोटेंशियल नहीं थी उससे ज्यादा उसको मिल जाना। तो अच्छा भाग्य, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी, मतलब पोटेंशियल नहीं था, इट वॉज जस्ट भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, तभी हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में, ये भी वीडियो में है, एमसीक्यूज में है शायद ये। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की क्या लगा देते हैं? बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, सुरक्षा लगा देते हैं, प्राणों की बाजी लगा देते हैं, मतलब वो बहुत साहस दिखाते हैं, प्राणों की बाजी लगा देते हैं। गागर में सागर भरना, ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। कुछ न करना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर का पानी भर देना, लंबी चौड़ी बातें करना नहीं, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना कि उसने तो ऐसी स्पीच दी कि उसने तो गागर में सागर ही जैसे भर दिया। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो जमीन पर पांव न रखना, आटे दाल का भाव मालूम होना, दीवार खड़ी करना, नाम निशान मिटा देना। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये नॉर्मली हम अपने बच्चों से भी कई बार कह देते हैं कि जब वो बहुत
जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, वेस्टेज करते हैं मनी की, तब हम उनको कहते हैं कि खुद कमाओगे तो तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा कि कितना जो आप मेहनत से पैसे कमाते हो, जब आप उसको खर्च करने निकलोगे तो पता चलेगा कि कैसे वो खर्च हो जाता है। ठीक है, तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। ठीक है, कि चीजें कितनी मुश्किल होती हैं। मनी डजंट कम इजीली। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते दिन दुनिया से गया। शब्द चाट डाला, दांतों पसीना आ गया, या डेरा डाल लिया। तो कौन सा है? दांतों पसीना आ गया, कि बहुत ज्यादा वहां पे काम था और वो काम करते करते हालत खराब हो गई, बहुत थक गए, तो इसलिए दांतों पसीना आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये मुहावरे पे भी आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी तरह मतलब चारों क्वेश्चंस में आपने जब 4-4 क्वेश्चंस किए तो आपके 16 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब खंड ग जो है, यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 14 क्वेश्चंस हैं, आपको 14 के 14 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके स्पर्श बुक में से जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, उसके ऊपर पाठ्य पुस्तक में से हैं खंड ग के क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प छांट कर दीजिए। 1x4, तो इसमें भी आपको चारों के चारों करने हैं। तो ये कौन सा काव्यांश है? श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगस्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो हमारा वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से इस सारे काव्यांश को एक्सप्लेन किया गया है। इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि सीबीएसई ने कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे हैं। मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? उनकी पीड़ा दूर करने की, सेविका के रूप में स्वीकार करने की, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने की, या उन्हें अपने पास रखने की। तो देखिए वो क्या कह रही है, श्याम माने चाकर राखियो जी, मतलब मुझे अपने पास सेविका के रूप में, चाकर मतलब सेविका, सेविका के रूप में स्वीकार करने की वे प्रार्थना कर रही हैं। कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती हैं? देख लेते हैं क्या करना चाहती हैं। चाकर रहस्यों, चाकर रहूंगी, बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बाग लगाना चाहती है, दर्शन पाना चाहती हैं। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, तो मतलब वो क्या करना चाहती हैं? बाग सजाना, दर्शन पाना, और वो गीत गाना चाहती हैं। प्रशंसा के गीत गाना। गोकुल की बात कहीं पे भी नहीं आ रही है, गोकुल की बात नहीं आ रही है। वृंदावन की कुंज गली की बात कर रहे थे हम, वृंदावन री कुंज गली में, तो गोकुल वाली ऑप्शन गलत है। रोज उठकर दर्शन पाना और रोना, रोना कहीं नहीं आ रहा है। उनकी याद में रोना नहीं। ठीक है, बिल्कुल एप्ट आंसर आपका आ रहा है। बाग सजाना, दर्शन करना और गीत गाना। ठीक है, चलिए। मीरा वृंदावन की गलियों में कृष्ण से मिलना चाहती हैं, कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, कृष्ण को उल्लाना देना चाहती हैं, या प्रतीक्षा करना चाहती हैं? वे गोविंद लीला गाना चाहती हैं, वे कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है? सुख और वैभव के समान, मान सम्मान के समान, धन दौलत के समान, धन और सम्मान के समान। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा था? भाव भगत जागीरी, जागीर की बात वो कर रही हैं। कहीं भी उन्होंने सम्मान की बात, सुख और वैभव की बात नहीं की है। उन्होंने बात की है कि मुझे धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन धन दौलत किस चीज की मिल जाएगी? भाव भक्ति रूपी धन दौलत मुझे मिल जाएगी। तो सही ऑप्शन है धन दौलत के समान उन्होंने कहा है, भाव भक्ति को उन्होंने जागीर के समान कहा है। ठीक है, चलिए अगला आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ चॉइस नहीं थी, चारों में से 4 आपने अटेम्प्ट कर दिए। निम्नलिखित गद्यांश, अब आ रहा है आपके पास अगला गद्यांश। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। ओके, तो अब इसको देखते हैं और साथ साथ करते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए।
इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ वो मांगती रही। लेखक की माँ किस बात से दुखी थी? लेखक की माँ ने क्या किया कि मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है। लेखक की माँ किस बात से दुखी थी? घर में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे, कबूतर अंडों को छोड़कर चले गए थे, बिल्ली अंडों को खा गई थी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें से? अब ध्यान से देखो जरा। लेखक की माँ किस बात से दुखी थी? घोंसला बन गया था, इस बात से दुखी थी? नहीं। पढ़ो जरा, पहली 2 लाइंस पढ़ो कि उसमें से कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था और एक बार बिल्ली ने उचड़ कर एक अंडा तोड़ दिया था। तो वो दुखी किस बात से थी? अब हुआ क्या था? दुख क्यों हुआ था उन्हें? क्योंकि एक तो बिल्ली ने तोड़ दिया और उन्होंने जब कोशिश की तो दूसरा अंडा उन्हीं के हाथ से गिरकर टूट गया, है ना। तो दोनों अंडे टूट गए, इसलिए वे बहुत दुखी थी। तो कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अंडे बिल्ली खा गई थी, ये भी गलत है। अंडों को छोड़कर चले गए थे और घोंसला बनाने से भी दुखी नहीं थी। तो आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप बाकियों को एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास वैसे भी क्लैरिटी से आ जाएगा। ठीक है, लेखक की माँ खुदा से किस गुनाह को मुआफ कराना चाहती थी? किस गुनाह को माफ कराना चाहती थी? उनसे एक अंडा टूट गया था, है ना, तो वो माफ कराना चाहती थी। पहला अंडा जो है वो बिल्ली ने तोड़ दिया, दूसरा उन्होंने तोड़ दिया। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं। पहला अंडा तोड़ने का गुनाह, बिल्ली को मारने का गुनाह, दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह, कबूतर के घोंसले को तोड़ने का गुनाह। तो उनसे क्या हुआ था? उनसे दूसरा अंडा टूट गया था, इसलिए वे अपने आप को गुनाहगार मानती थी और खुदा से उसकी माफी चाहती थी। प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि लेखक की माँ अत्यधिक संवेदनशील थी, स्वार्थी थी, कमजोर थी या डरपोक थी? वे संवेदनशील थी, दूसरों के दुख में दुखी होने वाली थी। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय के मेल से नहीं बना है? जब हम एक शब्द के पीछे कोई भी दूसरा शब्द लगाते हैं तब वो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर परेशानी में परेशान के पीछे हमने बड़ी ई लगा दी। ठीक है, तो ये प्रत्यय के मेल से बना है। रोशनदान में रोशन के साथ हमने दान लगा दिया, दिन भर में हमने दिन के साथ भर लगा दिया। तो इन तीनों में तो प्रत्यय लगा है, लेकिन गुनाह अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसमें कहीं भी हमने प्रत्यय यूज नहीं किया है। इसलिए कौन सा शब्द प्रत्यय के मेल से नहीं बना है? गुनाह वर्ड जो है वो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, प्रत्यय के मेल से नहीं बना है। गुनाह सही ऑप्शन है। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि, माँ की आंखों में आंसू, हाँ, उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन देखें। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि कबूतर का अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था। कबूतर का अंडा लेखक की माँ से टूट गया था। लेखक की पत्नी ने कबूतर का अंडा तोड़ दिया था। कबूतरों की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी कि उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। कबूतर की आंखों में दुख देखकर वह व्यथित हो गई थी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। तंतारा वामीरो कथा में से है ये। सारे गांव वालों की, अब इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामीरो भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख और गहरा रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूंठ पर जा टिका। क्रोध में तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा।
क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। ठीक है, तो ये जो पशु पर्व था उसका ये सारा वो था, दृश्य था। और गांव के लोग तंतारा के विरोध में आवाजें क्यों उठा रहे थे? तो हमें पता है कि वो इसलिए क्योंकि वो दूसरे गांव की युवती से विवाह करना चाहता था, जो कि परंपरा वहां पे निषेध थी, वो वह करना चाह रहा था, इसलिए उसके विरोध में आवाजें उठा रहे थे। ऑप्शन देखते हैं। वे तंतारा को अपमानित करना चाहते थे, वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे, गांव की रीति के विरोध में थे, तंतारा को पशु पर्व में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो ये दोनों ऑप्शंस तो जो हैं बिल्कुल ही गलत हैं। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल गलत हैं। अब आ गया गांव की रीति के विरोध में थे। तो गांव की रीति क्या थी कि एक ही गांव से होने चाहिए। तो क्या वो उसके विरोध में थे? नहीं, वो तो गांव की निषेध, जो मना की गई चीज है, उसके पक्ष में थे। तो सही ऑप्शन क्या है? गांव की निषेध परंपरा के वे पक्ष में थे। जो गांव के लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो चाहते थे कि जो उन्होंने परंपरा बना रखी है, जो निषेध परंपरा है, मतलब जो बाधित परंपरा है कि आप दूसरे के गांव की लड़की से विवाह नहीं करेंगे, वे अपनी इस परंपरा के पक्ष में थे, इसलिए वे विरोध में आवाजें उठा रहे थे। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि वे गांव की रीति के विरोध में थे। नहीं, वे तो उसके पक्ष में थे, इसलिए वो विरोध कर रहे थे तंतारा का। तंतारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? वामीरो की मां को बुरा भला सुनाया, सब गांव वालों के विरोध में आवाज उठाई, अपनी तलवार से उपस्थित लोगों पर वार किया, अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। उसने अपना क्रोध शांत करने के लिए तंतारा ने क्या किया? उसने अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया था। वामीरो की मां गुस्से का कारण क्या था? गांव वालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वामीरो का रोना, तंतारा का तलवार खींचना। बताओ क्यों उनको गुस्सा आया था? गांव वालों के विरोध पे उनको गुस्सा आया था, या पशु पर्व के आयोजन पे उनको गुस्सा आया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गांव वालों के विरोध पे भी नहीं आया था, क्योंकि वो तो खुद उसी पक्ष में थी कि ये नहीं होना चाहिए। तंतारा का तलवार खींचना नहीं, वामीरो का रोना, कि जो वामीरो इतनी ऊंची ऊंची रो रही थी। देखिए शुरू में यही है ना कि वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां आ पहुंची और वहां दोनों को देखकर वह आग बबूला हो गई। ठीक है बेटा। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है। अब आप कब सहम जाते हैं? उसने एकदम तलवार निकाली और जोर से गाड़ दी और खींचते चला गया, तो लोग डर गए। तो क्या उनको लग रहा होगा? विलक्षण दैवीय तलवार को देखने लग गए थे। तो वो क्या तलवार को देख के सहम गए थे? किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे। उनको लग रहा था कुछ भयानक होने वाला है, घबरा रहे थे। वो जानते थे कि द्वीप दो भागों में बंट जाएगा। तंतारा वामीरो के विवाह के लिए सहमत हो गए थे? नहीं, वो किसी भावी आने वाले दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे। मतलब उनको अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है। प्रस्तुत गद्यांश में किस घटना का वर्णन है? वामीरो की त्यागमयी मृत्यु का, निकोबार द्वीप समूह के दो भागों में बंटने का, तंतारा वामीरो की प्रथम मुलाकात का, तंतारा के आत्मीय स्वभाव का। देखिए, जो अगर हम बात करें कि जो गद्यांश है, ये पर्टिकुलर गद्यांश जो है वो किस बारे में बता रहा है? ये बट ऑब्वियसली किस बारे में बता रहा है कि जब वो अपनी तलवार से दूसरी तरफ खींचते खींचते गया तो एक दरार बनी और वहां मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। तो ये गद्यांश जो है ये बता रहा है निकोबार द्वीप समूह के दो भागों में बंटने का दृश्य जो है, उस घटना का यह वर्णन कर रहा है। तो ये इसकी सही ऑप्शन है। इज दैट ओके बेटा? तो आपने ग भाग में से अपने 14 मार्क्स सिक्योर कर लिए। ठीक है, और ऊपर वाले में से आपने 16 मार्क्स सिक्योर किए थे। इज दैट ओके बच्चे? तो अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे अपठित गद्यांश, जो कि आपका है खंड क। ठीक है, खंड क जो है जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हैं आपके अपठित गद्यांश।
तो नीचे दिए गए 2 गद्यांश जो है उनमें से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है। भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है अच्छा नागरिक बनने के लिए। इन नियमों में वाणी और व्यवहार की शुद्धि, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह, शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव और सेवना की भावना आदि नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं, तो उसका अपना जीवन सुखी और आनंदमय हो सकता है। सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल अवस्था से ही किया जाए तो वह अपने देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकेगा। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करती है, किंतु अहंकारहीन व्यक्ति ही सन्निग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे आदमी के व्यवहार से समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह न तो स्वयं ऐसा कोई काम करे और न ही दूसरों को करने दे जिसमें देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस लगे। समाज एवं देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। यह वृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व का हो। वह आंतरिक व बाहरी संघर्ष से परे सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए। तो अब इसमें जो पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि पहले तो अच्छा नागरिक बनने के लिए कुछ गुणों के बारे में उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि अगर एक इंसान में ये गुण होते हैं तो उसका अपना जीवन भी अच्छा हो जाता है, और ये गुण अगर बाल अवस्था में से ही आ जाएं तो वो देश का श्रेष्ठ नागरिक बन जाएगा, और इन गुणों से वह अपने परिवार वगैरह सब जगह यथोचित व्यवहार भी कर सकेगा। और उसके बाद हम दूसरी बात करना शुरू हो गए, वाणी और व्यवहार की मधुरता, कि भी ये समाज में भी वृद्धि लाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अहंकारहीन है तभी वो ऐसी वाणी और शिष्ट व्यवहार ला सकता है, क्योंकि अहंकारी जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, अशिष्ट वाणी या अशिष्ट व्यवहार करता है ताकि समाज में शांति और सौहार्द नहीं बने। ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ इस तरह की बातें वो करते जा रहे हैं। पर पहले अब हम ये देखते हैं कि हमें वो पूछना क्या चाहते हैं। गद्यांश के संदर्भ में अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिससे वातावरण को शांति से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को सुख और मंगल कामना से परिपूर्ण करता है, व्यक्ति को अहंकार, संदिग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार से परिपूर्ण करता है। तो देखिए, व्यक्ति को अहंकार से परिपूर्ण करता है, जो है अहंकार बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं कि स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिससे वातावरण को शांति से पूर्ण करता है। अब ये बात उन्होंने कहाँ कही है? अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, कि नियम होने चाहिए अच्छा नागरिक बनने के लिए। ये बात जो है वो उन्होंने यहाँ कही कि अच्छा नागरिक बनने के लिए
कुछ विचारकों ने नियमों का प्रावधान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वाणी की शुद्धि होनी चाहिए और पारस्परिक सेवा की भावना होनी चाहिए। ये सभी नियम अगर एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों में भी अनिवार्य हैं, ताकि उसका अपना जीवन भी सुखी और आनंदमय हो सकता है। ठीक है, तो उसने जो बात कही है वो ये कही है कि उसका अपना जीवन जो है वो सुखी और आनंदमय हो जाता है, कि उसे वो इतना निखार देते हैं कि मतलब ये एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तो जरूरी है, लेकिन अगर ये सभी नियम एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों में भी आ जाएं तो उसका अपना जीवन सुखी और आनंदमय भी हो जाता है। तो ये बात यहाँ कहीं कही है, ये देखो, उसका जीवन जो है वो आनंदमय, बिल्कुल यही सुखी और आनंदमय हो जाता है, जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण कर देता है। आनंदमय की हम बात कर रहे हैं कि सुखी और आनंदमय हो जाता है। इज इट ओके? व्यक्ति को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है। ठीक है, सुख और मंगल कामना से परिपूर्ण हो जाता है। ये मंगल कामना जो वर्ड है यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा हम ऊपर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल एप्ट आंसर हमारा ख बनता है। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, इस कथन के लिए उपयुक्त तर्क है। देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है? नहीं। देश व समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता? नहीं। कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह बहुत आवश्यक है। समाज में हार्दिक सद्भाव और की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। तो पहले दो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं, और उसके बाद है कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह बहुत आवश्यक है। ऐसा तो हम ऊपर कुछ कह ही नहीं रहे हैं। सुखदायक इसलिए होती है कि समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। ये देखो ना, ये बात यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हम, ये देखो, शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता। कब नहीं बनता? अगर उसका व्यवहार जो है और वाणी जो है अशिष्ट होती है। तो अगर वो शिष्ट होती तो शांति और सौहार्द का वातावरण वहां पे जरूर बनता। ठीक है, उसका ऑपोजिट आ गया कि शांति का वातावरण नहीं बनता का ऑपोजिट कि समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। इज दैट ओके? अहंकार और दंभी व्यक्ति सदा अभ्यासी होता है। तो अहंकारी है, दंभी है, तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने ऊपर कहा गया है कि वो किस चीज का वो होता है, अभ्यासी होता है। वह अभ्यासी होता है, ये देखिए, अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है। बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये बात बोली है, और यही ऑप्शन देखो उन्होंने हमें दी है, क ऑप्शन, अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है। संतुलित व्यक्तित्व से तात्पर्य है, संतुलित व्यक्तित्व से तात्पर्य है आंतरिक व बाहरी संघर्ष से संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। देश में पूर्णतः आदर्श नागरिक का व्यवहार करने वाला सुखदायक व्यक्तित्व। आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहने वाला भावुक प्रवृत्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। अब संतुलित व्यक्ति किसको कहा है? देखो, बिल्कुल ऊपर क्लियरली उन्होंने बोला है कि समाज एवं देश की शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता, कि आप सभी धर्मों का मान करें, और ये वृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलित व्यक्ति का हो और वह बाहरी और आंतरिक संघर्ष से परे हो, सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाला पर्सन वो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहा, आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित हो, संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण उसका व्यक्तित्व हो। ग ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये दोनों बिल्कुल क्लियरली देखिए ऊपर दिए गए थे। ठीक है, सिर्फ आपको ढूंढना है, ध्यान से आपको समझना है। ये वाला जिस लैंग्वेज में दिया गया था, इस ख भाग में, ख के उसमें दिया था, उसका ऑपोजिट ऑप्शन दिया गया था आपको, क्योंकि यहाँ पे सुखदायक होने की बात कही थी, वहां पे जो अशिष्ट वाणी जो है उसके बारे में कहा गया था, यहाँ अच्छी वाणी का कहा, तो उसका ऑपोजिट आंसर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको उसने सुख की जगह आमोद प्रमोद वर्ड यूज कर दिया था, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। एक्चुअली यही लाइन आपको दी गई थी, पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया गया था। तो थोड़ा बहुत तो वो आपसे देखिए एक्सपेक्ट करेंगे ही कि आप उनके गद्यांश को समझें, उसका मीनिंग समझें और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करें।
धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है क्योंकि इससे अधिकार और कर्तव्य पर विजय प्राप्त होती है, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, समाज एवं देश में शांति की व्यवस्था बनी रहेगी। देखिए, अगर आप धार्मिक सहिष्णुता मेंटेन नहीं करते, आप सभी धर्मों का मान सम्मान नहीं करते, आप दूसरों की धार्मिक जो भावनाएं हैं उन पर ठेस पहुंचाते हैं, तो बट ऑब्वियसली फिर धार्मिक दंगे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, अशांति फैल जाती है हर तरफ। तो देश और समाज में शांति की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि इसी से देश एवं समाज में शांति व व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, यही बातें बिल्कुल क्लियर उन्होंने कही है। समाज एवं देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तब हो सकता है कि थोड़ा सा लगा हो कि ये बहुत टेक्निकल कुछ बोलते चले जा रहे हैं। आप एक बार उसको पढ़ डालिए, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए, आप उनके ऑप्शंस पढ़िए और फिर अपना ध्यान फोकस करिए पैराग्राफ की उतनी ही लाइंस पे जहां से वो प्रश्न उठाया गया है, और फिर देखिए कि उसको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, उस पर्टिकुलर कुछ लाइंस में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब भूल जाइए कि आपको पूरा पैराग्राफ कितना समझ में आया है, फिर उतना पार्ट आप समझ के और वहां से निकालिए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन। 3 क्वेश्चंस में तो देखिए ऑलमोस्ट सीधे सीधे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, और बाकी 2 में जब आपको थोड़ा सा भी आपने अपनी समझदारी यूज की तो बहुत कंफर्टेबली आपको उसमें ऑप्शन सही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यद्यपि अब क्या ऑप्शन आपके पास आ गया? आपने एक गद्यांश पढ़ा, आपने उसके ऑप्शंस पढ़े, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप नीचे वाला गद्यांश जो है वो पढ़ लें और उसके क्वेश्चंस कर लें। ये आपके पास चॉइस अवेलेबल है, या फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लें, या अगले गद्यांश पे जो अगले 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उस 5 के सेट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 into 5 वो वाला अटेम्प्ट आप कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में से। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में भी दिया जाएगा, वहां पे भी आपके पास चॉइस होगी। तो चलिए अगला देखते हैं कि अगर हम ऊपर वाला अटेम्प्ट नहीं करते, अगर हम नीचे वाला गद्यांश अटेम्प्ट करते हैं तो वहां वो हमसे क्या कह रहा है। बड़ा बनने के लिए हमें विशाल काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। अपने अंतर मन में सदैव जिज्ञासा को जन्म देना होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारे कौतूहल की केंद्रीय भूमिका है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। बिना प्रश्न में के हमारे जीवन में गति न आएगी और न ही कोई रस होगा। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। सवाल करने का ही परिणाम है कि नई तकनीक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें दुनिया में आ रही हैं। जब हम कहते हैं क्यों, कैसे, क्या, तब हमारे अंदर की स्नायु प्राण ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना ही नहीं चाहते। कोई विभिन्नता नहीं, न कोई नवीनता है। ये कैसा जीवन है जिसमें कोई कौतूहल नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस जगत में हमारी स्थिति एक कीटाणु और या विषाणु की तरह है जो अपनी सुखमयी व्यवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे हृदय की आवाज सुनते हैं। जो बड़ा होना चाहते हैं इस दुनिया और उसकी प्रत्येक घटना, वस्तु एवं स्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। प्रत्येक घटना और वस्तु से परे हटकर सोचने और उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो कोशिश करते हैं वही बड़ा बनते हैं। जिज्ञासु मन और बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी इन्वेंशंस नहीं होंगी। उसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चनिंग करें, आप अपने कंफर्ट जोन से हटकर हर चीज पर प्रश्न उठाएं ताकि आपका दिमाग खूब तेज चले और आप नए नए आविष्कार कर सकें। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने से लेखक का अभिप्राय है बड़ी सोच व्यक्ति को बड़ा बनने की प्रेरणा देती है। प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझें। प्रत्येक काम को करने के लिए सदैव तत्पर रहें।
प्रत्येक काम का आयोजन बड़े पैमाने पर करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझे। मतलब उसको आप डीपली जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तो उसमें इफ्स एंड बट्स आप नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने आपको क्या कहा है कि जब हम कहते हैं क्यों, क्या, कैसे, तब हमारे अंदर के स्नायु, प्राण, ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। कि अगर हमारे प्रश्न नहीं होंगे, अगर हमारे प्रश्नों के बिना हमारे जीवन में कोई ना तो गति आएगी, ना हम चिंतन करेंगे, हम कोई भी नई टेक्निक और जो इंटेलिजेंस है उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। विशाल काम नहीं जरूरी है कि आप करें, आपको प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। माने आगे अब जब आप उसी चीज को, उसी की बात को वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बार बार जब बोल रहा है तो आगे जाकर बिल्कुल क्लियर समझ आती है कि वो सवाल करने के बारे में बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि बहुत ध्यान से गहराई में जाकर सोचें और प्रत्येक घटना और जो वस्तु और स्थिति है उस पर अपना आश्चर्य आप प्रकट करें, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, सो प्रत्येक काम को महत्व देकर आप गहराई से समझें। अस्तित्व शब्द का अर्थ है, अस्तित्व मतलब किसी चीज का होना, विद्यमानता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, गतिमान या नवीनता। अस्तित्व मतलब किसी चीज की प्रेजेंस, किसी चीज का विद्यमान होना, विद्यमानता अस्तित्व का सही अर्थ है। नवीनता की यात्रा करने से हमें पारंगत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर के रूप में इसकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त तर्क है। हमारी मानसिक स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है, हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए है। जो स्वतंत्र मानसिकता वाले होते हैं वे दूसरों की आवाज सुनते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। नवीनता की यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर इस रूप में इसकी आवश्यकता के लिए, कि क्यों आवश्यक है ये, के लिए उपयुक्त तर्क है कि इससे क्या होता है। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और राष्ट्रीय विकास होता है। देखिए बिल्कुल क्लियर वो ये बात कह रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तब हमारे अंदर के स्नायु, प्राण, ऊर्जा और संकल्प में एक नई गति आती है और हम उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, एक तो हमारे अंदर कुछ नया आया और इसी तरह हमने क्या किया, हम जब बड़े बने, मतलब हमने प्रत्येक घटना पर हटकर सोचा, जब नवीन तरीके से सोचा तभी हम बड़े बने। क्योंकि जिज्ञासु मन, बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो सबका जो डेवलपमेंट है, चाहे वो हमारा पर्सनल है, हमारे शरीर का, हमारे मन का या हमारे चरित्र का, क्योंकि उसने कहा ना कि वे ही बड़ा बनते हैं, यही बड़ा बनते हैं। तो हमारा जो विकास है वो होता ही तभी है जब हम नवीनता की यात्रा करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो उसने क्या कहा है कि क्यों ये सब आवश्यक है, ये कहने के लिए उपयुक्त। आपने अगर किसी को इस बात के लिए कन्विंस करना है तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे, क्या बेस्ट आप उसको कहना चाहेंगे कि क्यों आवश्यक है। क्या ये कह देने भर से हो जाएगा हमारी मानसिक स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है? नहीं, ये हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत जरूरी है। जो स्वतंत्र मानसिकता वाले होते हैं, नहीं हम यहाँ मानसिकता की तो बात कर ही नहीं रहे कि वो दूसरों की आवाज सुनते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। हाँ ये जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, उसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या है कि राष्ट्र का, हमारा अपना खुद का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक हमारा खुद का, और इसी तरह क्योंकि उसने विज्ञान की बात भी की है कि तभी विज्ञान की दुनिया हम बनाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए सबका विकास होता है। लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब आप अलग हटकर सोचें। जो आपका एक सेट ऑफ लाइन ऑफ थॉट चल रहा है, आप उससे हटकर सोचें, उसके लिए क्या आवश्यक है, क्यों आप ऐसा सोचेंगे। सुखमय व्यवस्था, हृदय की आवाज सुनना,
अंतर्मन में सदैव जिज्ञासा, दर्शन और विज्ञान की दुनिया। अरे अंतर्मन में जिज्ञासा हमेशा रहेगी, हमेशा क्यों, हमेशा प्रश्न करने की आपकी आदत है, तभी आप हटकर सोच पाएंगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी सुखमय व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप वीक से हटकर नहीं सोच सकते। और हृदय की आवाज सुनना कोई इंट्यूशन थोड़ी होगी आपको, ठीक है। आपकी जो एक आदत है वो क्या, कौन सी आदत आपकी आवश्यक है? अंतर्मन में सदैव जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, तभी आप हटकर सोचेंगे और कुछ नए विज्ञान आप करेंगे। जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है, क्योंकि यह व्यक्ति को नए जमाने का वैज्ञानिक दर्शाती है, शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता दर्शाती है, विश्वव्यापी स्तर पर स्थिति निर्धारित करती है। अब जिज्ञासा जो है वो हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक कैसे है, क्यों है? क्योंकि वो हमेशा हमारे शारीरिक व मानसिक रूप से हमें क्रियाशील रखती है, हमारा दिमाग नई नई खोजें करता है, ठीक है। इसीलिए वो हमारे आधार की परिचायक है, ठीक है। व्यक्ति को नए जमाने का वैज्ञानिक दर्शाती है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता नहीं, जिज्ञासा और इसका कॉम्बिनेशन नहीं दिया है ऊपर कहीं पे भी। विश्वव्यापी स्तर पर स्थिति निर्धारित करती है, नहीं, उसने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जब हम सोचते हैं, जब हम क्यों क्या प्रश्न करते हैं, तभी जो है हमारे जो अंदर के स्नायु, प्राण और ऊर्जा की गति बढ़ती है, वही तभी हम अलग हटकर सोचते हैं, ठीक है। तभी वो नवीनता आती है और तभी हम विज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। तो शारीरिक व मानसिक रूप से हमें क्रियाशील रखती है जो हमारी जिज्ञासा होती है, ठीक है बच्चे। तो बार बार मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, गद्यांश को करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि एक बार उसे पढ़ डालें। पढ़कर कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में कम से कम वो बात कर रहा है। जैसे ही आपने ये गद्यांश पढ़ा, आपको ये समझ में आ गया था कि ये जिज्ञासा के बारे में बात कर रहा है, ये प्रश्न करने के बारे में बात कर रहा है, कि यदि आप प्रश्न करेंगे तभी आप विज्ञान और से ज्यादा और वैज्ञानिक आप विज्ञान कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। फिर आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएं और अपने आप को बेस करें कि आपको अल्टीमेटली जो आपने गद्यांश पढ़ा उससे क्या अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि वो क्या कहना चाहता है, और अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर करें, ठीक है। अब आ जाता है आपका अगला गद्यांश। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए, अब ये है जानवरों में गधा। अरे गधा के बारे में बताया है इसमें। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। हाँ, ये तो सही है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अरे ये तो अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो सचमुच बेवकूफ है या बहुत सीधा है या वो बहुत बेचारा सहनशील है, इसलिए हमने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर देती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते सुना नहीं, देखा नहीं। जितना चाहो उसे मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है। बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग गधे के बारे में की है। सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में भी उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, अरे वाह, ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त ही नहीं है। अरे तो आज से गधे को दूसरे तरीके से देखना शुरू करिए। वो गधा नहीं है, वो बेचारा बहुत सहनशील है। चलिए, लेखक यह निश्चय नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ है या सीधा, क्योंकि उसके अनुसार गधा अपने पराये की भावना से परे है। गधा क्रोध व कुलेल नहीं करता। गधा सीधा व सहिष्णु होता है। गधे के चेहरे पर
हर्ष व विवाद होता है। अब बात यह है, यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर, फर्स्ट लाइन में ही इज वेरी क्लियर कि उसने बोला कि वो सचमुच बेवकूफ है या हम उसके सीधेपन या निरापद सहिष्णुता की वजह से उसे ये कहते हैं। तो उसके हिसाब से गधा क्या है, वो बहुत सीधा है और बहुत सहनशील होता है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। और ऑप्शन हमारा बन जाएगा ऑप्शन ग। लेखक यह निश्चय नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ है या सीधा, क्योंकि उसके अनुसार गधा सीधा व सहिष्णु है। वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा है, आप उसको बेवकूफ समझते हो मगर वो बहुत सहनशील और सीधा है, इस वजह से आपने उसे यह पदवी दे दी है। गधे में ऋषि मुनियों के कौन से गुण देखने को मिलते हैं? जप तप करना, समानता का भाव, असंतोष की भावना, कुलेल करना। देखिए, कुलेल करना नहीं, असंतोष की भावना नहीं, जप तप करना नहीं, ये सब तो कर ही नहीं रहा। ऊपर बिल्कुल क्लियर उसने कहा है। उसमें क्या है, उसमें एक समान, हर स्थिति में एक समान रहने की जो भाव है, सबके लिए समानता का जो भाव है, वो ऋषि मुनियों के साथ मैच करता है, ऐसा उसने कहा है ना। ये कहाँ कहा था उसने? देखिए, हमने सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब उसमें हैं, और आदमी उसे बेवकूफ कहता है। ठीक है, सो कौन से गुण? समानता का, हर स्थिति में समानता का भाव गधे में होता है। आशय स्पष्ट कीजिए, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है। गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गया। गधे को बहुत बोझ ढोना पड़ता है, इसके कारण वह थक जाता है। आदमी द्वारा दुर्व्यवहार करने पर बेवकूफ कहने के कारण गधा दुखी है। गधे के प्रसन्न मुख पर सदा स्थिर संतोष छाया रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, उसने बिल्कुल क्लियर कहा है कि गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए भी कभी नहीं देखा गया। देखिए, बिल्कुल क्लियर उसने उसको बोला था कि हमने उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं देखी होगी, हमने कभी उसे क्रोध करते नहीं सुना, चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, कभी खुश होते भी नहीं देखा। मतलब उसके चेहरे पर एक ही भाव, एक ही समान उसका रहता है। वह सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए भी कभी देखा नहीं गया। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों छाया, निश्चय, अनायास के लिए क्रमशः उचित विलोम शब्द हैं। छाया के लिए क्या होगा? छाया के लिए होगा धूप, निश्चय के लिए होगा अनिश्चय, अनायास के लिए होगा सायास। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। पहले ही वर्ड को जब हमने छाया को ऑपोजिट किया, हमें ऑप्शन समझ में आ गई थी, क्योंकि धूप से शुरू होने वाली, क्योंकि उन्होंने क्रमशः ही बोला है कि इसी सीक्वेंस में आप बताइए कि कौन सा आपका ऑपोजिट बनता है। तो बहुत ही सिंपल था ये। तो सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक का यह कथन व्यक्त करता है कि उनका गधे के प्रति गहरा लगाव है। समाज में गधे को भी स्थान मिलना चाहिए। गधा निरापद, सहिष्णु, सीधा साधा होता है। वे सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है। सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कह रहा है सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वो किस बात से चिंता है उनको इस बात की चिंता है कि गधे में इतने गुण हैं पर फिर भी हम उसका आदर नहीं कर रहे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हम सद्गुणों का अनादर कर रहे हैं, हम अच्छे गुणों का अनादर कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं कि वे सद्गुणों का अनादर के लिए वे चिंतित हैं। इज दैट ओके? चलिए, अगर आपको ये वाला पसंद ना आए तो आपके लिए अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन जो है आपका, साहित्य की शाश्वतता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या साहित्य शाश्वत होता है? यदि हाँ, तो किस मायने में? क्या कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना प्रासंगिक रहता है जितना वह अपनी रचना के समय था? अपने समय या युग का निर्माता साहित्यकार क्या 100 वर्ष बाद भी परिस्थितियों का भी युग निर्माता हो सकता है? समय बदलता रहता है, परिस्थितियां और भावबोध बदलते हैं, साहित्य बदलता है, और इसी के समानांतर पाठक की मानसिकता और अभिरुचि भी बदलती है। ऑब्वियस है, जो अभी
हॉट टॉपिक्स होंगे, बट ऑब्वियसली आप उन्हीं के बारे में पढ़ना चाहेंगे। अतः कोई भी कविता अपने समय परिवेश के बदल जाने पर ठीक वही उत्तेजना पैदा नहीं कर सकती जो उसने अपने रचना काल के दौरान की होगी। कहने का तात्पर्य है कि यह एक विशेष प्रकार के साहित्य के श्रेष्ठ अस्तित्व मात्र से वह साहित्य हर युग के लिए उतना ही विशेष आकर्षण रखे, यह आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान युग में इंगला पिंगला, सुपुन्ना, अनहद, नाद आदि परिभाषिक शब्दावली मन में विशेष भवतोजन नहीं करती। साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है कि वो कितना श्रेष्ठ लिखा गया है, उसी के बेस पे सिर्फ वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। उसकी श्रेष्ठता का युग युगीन आधार है वे जीवन मूल्य तथा उनकी अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्तियों को जो मनुष्यता की स्वतंत्रता तथा उच्चतर मानव विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। पुराने साहित्य का केवल वही श्री सौंदर्य हमारे लिए ग्राह्य होगा जो नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग दे अथवा स्थिति रक्षा में सहायक हो। जो आज भी हमारे लिए हेल्पफुल हो वही ज्यादा पॉपुलर आज भी रहेगा, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। पुराना साहित्य का केवल वही श्री सौंदर्य हमारे लिए ग्राह्य होगा जो नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग दे अथवा स्थिति रक्षा में सहायक हो। कुछ लोग साहित्य की सामाजिक प्रतिबद्धता को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए, किंतु वे भूल जाते हैं कि साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणा मानव जीवन से ही विद्यमान रहती है। जीवन के लिए ही उसकी सृष्टि होती है। तुलसीदास जब स्वतः सुखाए काव्य रचना करते हैं तब अभिप्राय ये नहीं रहता कि मानव समाज के लिए इस रचना का उपयोग नहीं है, बल्कि उनके अंतःकरण में संपूर्ण संसार की सुख भावना एवं हित कामना सन्निहित रहती है। जो साहित्यकार अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यापक लोक जीवन में सन्निविष्ट करता है उसी के हाथों स्थायी एवं प्रेरणापद साहित्य का सृजन हो सकता है। अब देखिए साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित करता है कि मतलब जो साहित्य है वो कितना श्रेष्ठ है वो कौन निर्धारित और सुनिश्चित करता है कि वह व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है, लोक व्यवहार की पराकाष्ठा पर प्रतिक्रिया देता है, सांसारिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को बाधित करता है, पथ प्रशस्त्र कर मूल्यों का समावेशन करके कलाभाव जगाता है। तो हमने कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करना है? पथ प्रशस्त कर मूल्यों का समावेशन करके कलाभाव जगाता है। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने बोला था कि समय बदलता रहता है और जो हमारा परिस्थितियां बदलती रहती हैं, साहित्य बदलता रहता है, हमारी रुचि भी बदलती रहती है। तो अगर हम पुराने उसमें ही चलते रहेंगे, बदल जाने पर वो वही उत्तेजना पैदा नहीं करता है। ठीक है, उसकी श्रेष्ठ साहित्य की जो श्रेष्ठता है वो खाली आकर्षण का आधार नहीं है, उसकी श्रेष्ठता का युग युगीन आधार है। वे जीवन मूल्य तथा उनकी अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्तियों को जो मनुष्य की स्वतंत्रता तथा उच्चतर मानव विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, वही जो है वो पथ प्रदर्शक का जो काम करती हैं, मूल्यों का जो समावेशन करती हैं, वहीं से कला भाव जो है जागता है। नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग से आशय है। क्या कहना चाहते हैं कि स्वांत सुखाय की कामना कर आगे बढ़ना, श्री सौंदर्य को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ना, नवाचार व मूल्यों को आत्मसात कर आगे बढ़ना, वर्तमान के साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ना। तो हम नवीन नए जीवन मूल्यों, नवाचार व मूल्यों को आत्मसात कर भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना, जो साहित्य ये करते हैं वही जो है अटेंशन गेन करते हैं अगले उसमें भी। कई साहित्य अपने रचना के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है कि कोई साहित्य तो 100 साल पुराना होता है लेकिन उतना ही वो पॉपुलर रहता है बाद में भी। तो ऐसा इसके लिए उचित तर्क क्या है, क्यों ऐसा होता है? साहित्य की श्रेष्ठता मात्र उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है। हाँ, ये संपूर्ण साहित्य का स्थायी व स्पष्ट आधार नहीं है।
लोक कल्याणकारी, स्थायी एवं प्रेरणापद साहित्य होने की दशा में। हाँ, वो यही कहना चाह रहा है कि कौन सा जो है वो 100 साल बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है, उतना ही पॉपुलर रहता है, जब वो लोक कल्याण के बारे में स्थायी प्रेरणापद होता है, वो उसी दशा में 100 साल बाद भी हेल्पफुल होता है, तो वो उतना ही प्रासंगिक रहता है। परिभाषिक शब्दावली द्वारा स्पष्टीकरण करने की दशा में नहीं। हम बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं कि अगर वो जीवन मूल्यों का आज भी आधार बन पा रहा है, अगर वो आज भी उन नए मूल्यों को अपने साथ लेकर चल पा रहा है, तभी वो साहित्य कभी पुराना नहीं होता। साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। कथन किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? सामाजिक कार्यकर्ता की विचारधारा, साहित्य की शाश्वत क्रियाशील विचारधारा, समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव, निरपेक्ष व्यक्ति की सकारात्मकता। क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव है, ये जो है साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। कोई उसके ऊपर हमें दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई भी आरोप उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो समाज के प्रति जो है वो वचनबद्ध नहीं था, ऐसा कोई भी दबाव उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार जो है वो हमेशा निरपेक्ष होता है। साहित्यकार हमेशा निरपेक्ष होता है, उस पर कोई दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। तो हमारी मनोवृत्ति क्या होती है, किसको कथन को करते हैं कि समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव, कि ऐसा नहीं होता उसके अंदर। गद्यांश का प्रयुक्त मानव जीवन समस्त पद का विग्रह एवं समास भेद होगा। गद्यांश में प्रयुक्त मानव जीवन समस्त पद का विग्रह एवं समास भेद होगा। बताइए, मानव जीवन की बात कर रहे हैं तो मानव या जीवन, मानव का जीवन, मानव रूपी जीवन, या मानव जो जीवन जीता है। हम बात कर रहे हैं मानव का जीवन। मानव जीवन मतलब मानव का जीवन, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तत्पुरुष समास है, मानव का जीवन, ठीक है बच्चे। तो आपने करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ के आइडिया मिलता है कि आपके लिए ऊपर वाले क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो ज्यादा इजी है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब जो गद्यांश आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप अगर आपको कहीं जाके ये भी लगता है लेटर से कि आपने एक गद्यांश पढ़ा और उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो अपने डिसीजन को आप रिवाइज कर दीजिए। आप क्या करिए, अपने दूसरे गद्यांश को पढ़िए और उसके क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको लगता है कि आप उसमें बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप उसको, तो बेस्ट तरीका यही है कि एक प्लेन रीडिंग दो गद्यांश को और फिर देखो कि क्या आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कंफर्टेबली आप कोरिलेट कर पा रहे हो, कि आपको मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ही वेग है, आपको नहीं मिल पा रहे हैं, देन ट्राई द अदर वन, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर आंसर्स और बहुत कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जो हमने किए हैं वो सही है, तो आप उस वाले गद्यांश को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क पार्ट, ख भाग में से हमने बाकी के 16 नंबर लिए और ग में से 14 नंबर लिए, और इस तरह से हमने 40 मार्क्स कंप्लीट स्कोर कर लेने हैं। और बेस्ट यही है कि कॉन्फिडेंस रखिए। गद्यांश को आपको हो सकता है पठित गद्यांश को 1 से 2 बार भी पढ़ना पड़े। एक प्लेन रीडिंग देके आपने क्वेश्चंस पढ़े, फिर भी आपको लग रहा है तो आप उसको, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो मुझसे ये वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा, आप उस गद्यांश को दोबारा पढ़ें, जो फ्रेज पे क्वेश्चन है उसे ढूंढें कि उसकी बात कहाँ पे हो रही है, आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन करते ही मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है बहुत अच्छे से आप सबके लिए कि अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करके जाते हैं, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की हुई है, तो पेपर आपके लिए टफ नहीं होने वाला है। आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, पर कंडीशन यही है कि आप क्विकली अपना जो भी आपका सारा सिलेबस है उसको अच्छे से कंसंट्रेशन से एक बार रिवाइज कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि अगर हम वो सारे वीडियोस को सुनते हैं कंसेप्चुअल को और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन करते जाइए और उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमने एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट।